रसबंध, भारत का बंध ही रसबंध। हमारी पहले भी हमने श्लोक बताया था कि येन येन हि चांचल्यम दुर्ग्रहत्वम च नश्यति। जिन जिन क्रियाओं द्वारा भारत की चंचलता या दुर्ग्रहत्व का नाश होता है उस क्रिया को बंधन या रसबंध कहते हैं। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा जा चुका है। येन येन हि चांचल्यम दुर्ग्रहत्वम च नश्यति किसके लिए कहा गया है? तो रसबंध या बंधन के लिए कहा गया है। रसबंधों की संख्या 25 होती है। कुछ लोग 26वां जलूका बंध भी मानते हैं। वो जलूका बंध 3 प्रकार का और 9 विधियों का उल्लेख करता है। केवल नाम इंपॉर्टेंट है। पारद सेवन काल में अगर विडबंध या विबंध हो जाता है तो पिप्पली और हरित की देते हैं। हमने पहली क्लास में बताया था आपको। ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब हम बंध के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो 25 बंध है। 25 बंध में 3 या 4 ही इंपॉर्टेंट है। पहला है हठबंध। अगर पारद का सम्यक शोधन ना किया जाए और उसको किए बिना ही अगर उसका सेवन कर उसका बंधन कर लिया जाता है तो वो हठबंध कहलाता है और इसके सेवन से मृत्यु या जटिल व्याधि हो जाती है। दूसरा है आरोट बंध। क्षेत्रीय करणे श्रेष्ठा सन्नर व्याधि विनाशना। आरोट धीरे धीरे ऐसे याद करना है कि धीरे क्षेत्रीय कर्ण के लिए श्रेष्ठ होता है और धीरे धीरे व्याधि का नाश करता है, सन्नर व्याधि विनाशना। फिर आभास बंध छोड़ दीजिए। पिष्टिका बंध। पिष्टिका बंध संदीप की पिष्टि ऐसे याद करना, संदीप की पिष्टि संदीपना पाचन कृत विशेषात की विशेष रूप से दीपन और पाचन काम करता है। ठीक है। खोट बंध। खोट जब करोगे तो गदा पड़ेगी तो क्या करा, शीघ्र शीघ्र सर्व गदा पहा, शीघ्र ही समस्त रोगों का नाश कर देता है। खोट बंध में पारण जो होता है वो कुकुटांड निभम, ठीक है, ऐसा दिखता है। एक बार पूछा गया है। फिर परपटी बंध या रस परपटी या पोट बंध। तो बाला आद्य खिल रोग नुद, बालकों से लेकर मनुष्य के समस्त रोगों का नाश करता है पोट बंध। पोट बाल ऐसे याद कर लिया है, फुटबॉल की जगह पोट बाल। तो बाला आद्य खिल रोग नुद। निर्बीज बंध इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबीज बंध इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। श्रृंखला बंध, श्रृंखला में विधायक, देह लो विधायका, ये श्रृंखला बंध के लिए कहा गया है। बाकी द्रुति बंध, बालक बंध, कुमार बंध, तरुण बंध, वृद्ध बंध इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अग्निबंध खेचरी सिद्धि को देने वाला होता है, 2 बार पूछा गया है। तो ये 4-5 हैं जिनके कोड भी हमने दे दिए हैं। थोड़े बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, 1-2 बार पूछे गए हैं तो इम्पोर्टेंट है। टोटल 25 बंध है, ये याद रखिएगा। एक 26वां जलूका बंध दिया गया है जिसकी विधि 9 है और 3 टाइप का है। अब हम पढ़ेंगे भारत के संस्कार। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है और आपको याद करना है। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि भारत का अगर रोग नाशन करना है तो सामान्य शोधन करना है। भारत में अगर रसायन गुण लाना है तो विशिष्ट शोधन करना है। भारत में रोग और रसायन दोनों गुण लाने हैं तो षड गुण गंधक की जानना कर दो, 6 गुना गंधक की जानना कर दो उसमें। अभी आगे पढ़ाऊंगा क्या होती है गंधक जानना। और निश्चित ही व्याधि नाशक शक्ति लानी है तो उसकी मूर्छना कर दो। तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे संस्कार। क्योंकि संस्कार कितने होते हैं तो इस पर भी थोड़ा मतभेद है। रस तरंगिणी कहती है कि 8 संस्कार होते हैं। रसेंद्र सार संग्रह और रस पद्धति ने इनका अनुसरण किया है कि हाँ 8 संस्कार होते हैं।
तो रस तरंगणी के अनुसार 8 संस्कार होते हैं, लेकिन रस रत्न समुच्चय, रस हृदय तंत्र और आयुर्वेद प्रकाश और रसेंद्र चूड़ामणि, इन 4 ग्रंथों ने 18 संस्कार माने हैं। रस उपनिषद कहता है कि 16 संस्कार होते हैं और रसेंद्र चिंतामणि ये कहती है कि 19 संस्कार होते हैं, 18 प्लस एक अनुवासन संस्कार। तो रस तरंगणी के 8 याद कर लीजिए, रस रत्न समुच्चय और आयुर्वेद प्रकाश इनके 18 याद कर लीजिए, रसेंद्र चिंतामणि के 19 याद कर लीजिए। ठीक है, और एक पॉइंट जो नीचे लिखा है उसको सबसे ऊपर लिख लीजिए कि द्रावण और द्रुति मिलन, द्रावण संस्कार और द्रुति मिलन संस्कार, ये रसायनों ने कहा था। ये 2-3 बार पूछा गया है क्वेश्चन, द्रावण का तो कई बार पूछा गया है कि द्रावण और द्रुति मिलन संस्कार ये रसायनों ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे कोर्स में 18 संस्कार हैं तो हम उनको पढ़ेंगे। 18 संस्कार में जो पहले के 8 संस्कार हैं देह सिद्धि हेतु, तो वो भारत के 8 संस्कार हैं देह सिद्धि हेतु कि मनुष्य के लिए देह सिद्धि मतलब रोग नाशन के लिए। और जो 18 संस्कार हैं 1 से लेकर 18 तक, वो लौ सिद्धि हेतु है। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि पारद ही ऐसी धातु है जिससे दरिद्रता दरिद्रता दूर की जा सकती है और उससे लोग सोना बनाते थे। पारद से सोना सोना बना के बेच देते थे तो दारिद्रता दूर हो जाती थी। तो उसके लिए 18 संस्कार का यूज किया जाता था। तो वो लौह सिद्धि के लिए, लौह सिद्धि के लिए भारत का 18 संस्कार किया जाता था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए देह लौह सिद्धि के लिए, तो आप 8 संस्कार आंसर लगाएंगे, 18 नहीं लगाएंगे। देह लौह सिद्धि, केवल लौह सिद्धि पूछा जाए तो 18 लगाएंगे, अदरवाइज देह लौह सिद्धि पूछा जाए तो आप 8 ही लगाएंगे आंसर। 2 बार पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब जो 8 संस्कार हैं उनमें 1 से 5 तक के संस्कारों से पारद सभी दोषों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है, सभी दोष से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा। और 6 से 8 संस्कार जो बचे उनमें पारद में बल और तेज की वृद्धि होती है, बल और तेज की वृद्धि होती है। अब हम पारद का संस्कार पढ़ेंगे। संस्कार पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं कि संस्कार हेतु पारद का मान कितना होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना रख लो, लेकिन कम से कम रस तरंगणी कहती है 1 पल, कम से कम 1 पल हो। 1 पल से कम संस्कार हम मान्य नहीं करेंगे। रस रत्न समुच्चय कहता है कि आधा पल तो होना ही चाहिए। तो रस रत्न समुच्चय ने आधा पल और मिनिमम 1 पल रस तरंगणी ने बताया है, इतना पारद का मान होना चाहिए तभी संस्कार होगा। पारद का संस्कार करते समय जहां किसी द्रव्य की मात्रा का उल्लेख ना हो, वहां पारद की षोडशांश मतलब पारद का 16वां गुना, सॉरी पारद का 1/16, 16वां भाग, 16वां गुना नहीं 16वां भाग, वो द्रव्य लेना चाहिए। अब पारद के जो शुरुआत के 8 संस्कार हैं उनमें 1678 1678 ये 4 संस्कार 2 लायंत्र में होंगे। पहला, छठा, 7वां, 8वां 2 लायंत्र में होगा। दूसरा और तीसरा तप्त खलु यंत्र में होगा। दूसरा और तीसरा संस्कार तप्त खलु यंत्र में होगा। चौथा संस्कार वल्लभी यंत्र में होगा, पूछा गया है 2 बार। और पांचवा पातन संस्कार जो है वो पातना यंत्र में होगा। तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा और तीसरा तप्त खलु यंत्र में, चौथा वल्लभी यंत्र में, पांचवा पातना यंत्र में और 1678 1678 ये 2 यंत्र में होंगे। हमने हिंगुल से पारद निकालने के लिए उस दिन यंत्र पढ़े थे। तो तिर्यक पातना यंत्र जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है।
हिंगुल से अगर हम पारद निकाल रहे हैं, इसके लिए 650 650 टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है, और 620 620 डिग्री सेंटीग्रेड पर हिंगुल जो है वो टूट जाता है, तभी 650 पे वो या 700 पे पारद में कन्वर्ट होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हिंगुल से पूछे गए थे, वो याद कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं स्वेदन संस्कार। तो स्वेदन संस्कार दोला यंत्र में लिया जाता है, सॉरी दोला यंत्र में किया जाता है, और इसमें जो या अम्ल को रखते हैं, क्षार या अम्ल को रखते हैं। और स्वेदन संस्कार क्या करता है? मल शैथिल्य कार्यक्रम, पारद में जो भी मल है उसको शिथिल कर देता है। स्वेदन संस्कार, स्वेदन से क्या हो रहा है? मल शैथिल्य कार्यक्रम, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब दूसरा संस्कार है स्वेदन के बाद मर्दन। मर्दन में क्या करेंगे? तप्त खल्व यंत्र में हम पारद को मर्दित करेंगे, और किसके साथ करेंगे? या तो किसी आम्ल द्रव्य के साथ या कांजी के साथ। तो मर्दन क्या करेगा? भग्नि भग्नि बहिर्मल विनाशनम, बाह्य का जो मल होगा, मर्दन करने से बाह्य का जो मल होगा वो उसका नाश हो जाएगा। तो स्वेदन क्या कर रहा है? मल को शैथिल्य कर रहा है, मल शैथिल्य कार्यक्रम। उसके बाद मर्दन क्या कर रहा है? अम्ल द्रव्य के साथ बहिर्मल विनाशन। मूर्छन, मूर्छन क्या कर रहा है? नैसर्गिक दोष नाशनम, मूर्छन से नैसर्गिक दोष नाशनम हो जाएगा, या नष्ट पिष्ट कार्यक्रम हो जाएगा, या सर्व दोष विनाशनम हो जाएगा, कुछ भी कह सकते हैं तीनों पॉइंट में। नैसर्गिक दोष नाशनम बहुत बार पूछा गया है, सारे दोष में नैसर्गिक भी आएगा, ये भी बात सही है। फिर भी सर्व दोष नाशनम और नैसर्गिक दोष नाशनम, ये दो पॉइंट याद कर लीजिए। वंग आदि भुज कंचुक सबका नाश हो जाता है, ये भी तप्त खल्व यंत्र में होता है। तो स्वेदन हो गया मल शैथिल्य कार्यक्रम, मर्दन हो गया बहिर्मल विनाशनम, मूर्छन हो गया नष्ट पिष्ट कार्यक्रम या सर्वदोष नाशनम या नैसर्गिक दोष नाशनम। अब उत्थापन, इतना करने के बाद माना जाता है तीन संस्कार हो गए, इतना घिस दिया उसको तो पारस सो गया, उसको उठाना है फिर से। तो उत्थापन यंत्र ये वल्लभी यंत्र में होगा, जैसा कि बताया था मैंने। स्वेद आतप आदि मूर्छा व्यापत्ति नाशनम, जो पारद को मूर्छा आ गई है उसको उठाना है, तो मूर्छा व्यापत्ति नाशनम। तो मूर्छा व्यापत्ति नाशनम उत्थापन संस्कार में होगा। अब होगा पातन। पातन क्या करेगा? या तो ऊर्ध्व होगा या तो अधा होगा या तृतीयक पातन होगा। वंग आदि संपर्क कंचुग्नम, जो 7 कंचुक दोष हैं वो इसमें फिर जाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं? 3 भाग पारद लेते हैं, 1 भाग ताम्रचूर्ण लेते हैं, नींबू रस की भावना देते हैं, उसकी पिष्टी बनाते हैं और फिर पातना करते हैं। तो ये पातन संस्कार है। अब है रोदन संस्कार। सृष्टि अंबुज, सृष्टि अंबुज वीर उत्कर्ष, पारद में वीर प्रापनो उत्तम। छठे जो रोदन संस्कार है इसमें पारद में तेज आएगा। क्या तेज आएगा? सृष्टि अंबुज, जैसे मूत्र शुक्र शोणित और सैंधव, इसका मतलब होता है सृष्टि अंबुज। तो इसमें मूत्र शुक्र शोणित सैंधव ये बताया गया है कि पारद में रोधन होगा, वीर में उत्कर्ष होगा पारद के। तो ये किससे होगा? वीर प्राप्नो उत्तम, ठीक है। सृष्टि अंबुज मतलब मूत्र शुक्र पुड़ित और सैंधव, इनके द्वारा क्या करना है? वीर का उत्कर्ष करना है। नियमन, नियमन संस्कार 7वां संस्कार होता है, इसमें चपलत्व निवृत्ति हो जाती है, पारद की जो भी चपलता है वो उसकी नाश हो जाता है। और दीपन संस्कार, दीपन संस्कार करने के बाद पारद जो होता है ग्रासार्थी हो जाता है, मुखकर्ण हो जाता है, बुभुक्षा युक्त हो जाता है, और इसका वीर तेज वृद्धि हो जाती है। तो ये 8 संस्कार है, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो स्वेदन मर्दन मूर्छन उत्थापन पातन रोधन नियमन दीपन, और मैं उम्मीद करता हूँ आप में से सबको याद होंगे, ठीक है, आप में से सबको याद होंगे, ठीक है। तो इसका कोई कोड नहीं दिया है मैंने, क्योंकि ये
मेरा ऐसा मानना है कि रस शास्त्र सब जब पढ़ के आते हैं तो ये इतना टिप और टॉप क्वेश्चन होता है कि आपको याद होता है। स्वेदन मर्दन मूर्छन, उत्थापन पातन रोदन नियमन या नियमन दीपन, ये आपको याद होता है। ठीक है, तो ये 8 संस्कार हो गए। इसमें मल सहथिल्य कार्यक्रम, बहिर्मल विनाशनम, नष्ट पिष्ट कार्यक्रम या सर्दो दोष विनाशनम या नैसर्गिक दोष नाशनम, फिर मूर्छा व्यापत्ति नाशनम और वीर पिरापनोत्यम और चपलत, ये कुछ श्लोक ये रख के पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार। अब 9वां संस्कार है भारत के लिए ग्रासमान, अर्थात ग्रास की मात्रा, कि जितने भार वाला पारस जितने भार वाले किसी दूसरे पदार्थ को ग्रास कर लेता है, इस प्रकार ग्रास की मात्रा का निश्चय करना ग्रासमान कहलाता है। यानी अगर 1 किलो पारद ने 1 किलो किसी दूसरे धातु को या पदार्थ को खा लिया, तो ग्रास की मात्रा का निश्चय करना ग्रासमान कहलाता है। चारणा, चारणा क्या है कि पारद के उदर में यानी ग्रास को डालकर, तो पारद के उदर में ग्रास को डाल देने के कर्म को चारणा कहते हैं। रसस्य जठरे ग्रास क्षेपणम चारणा मता। ठीक है, तो ये चारणा होती है। गर्भद्रुति क्या है? ग्रास दिए हुए पदार्थ को परापारद के गर्भ में द्रवीभूत, अगर वो द्रवीभूत हो गया, लिक्विफाई हो गया, कर देने की कृपा को गर्भद्रुति कहते हैं। अब द्रुति 2 प्रकार की होती है, गर्भद्रुति या बाह्य द्रुति। ठीक है, तो ये ज्यादा पूछा नहीं गया है, फिर भी है तो पढ़ना है। बाह्य द्रुति क्या होती है? ग्रास दिए वाले जाने वाले पदार्थ को पृथक द्रवीभूत करके तत्पश्चात पारद में मिलाकर जो संस्कार किया जाता है उसे बाह्य द्रुति बोलते हैं। सब एक ही, एक से एक है। ये इतना पूछा नहीं गया, एक बार केवल लर्न करके छोड़ दीजिएगा। जारना, जारना पूछता है, जारना का श्लोक इंपॉर्टेंट है। द्रुत ग्रास परिणामों, बहुत पूछा गया है, द्रुत ग्रास परिणामों, विड यंत्र आदि योग्यता। द्रुत ग्रास परिणामों, ये बहुत बार हर साल पूछा जाता था। जारना, जारना संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है कि विड और यंत्र आदि के द्वारा द्रवीभूत हुए जो ग्रास के पारद में विलीन हो जाता है, जो उस क्रिया को जारना कहते हैं। मिल गया बिल्कुल, अपना अपना अस्तित्व खो दिया। ठीक है, जारना के करोड़ों प्रकार होते हैं। देना अथवा ग्रास के चारणा को ग्रास कहते हैं। ग्रास को द्रवीभूत कर दिया है तो पिंड कहते हैं, और उस ग्रास को पारद में पूर्ण रूप से विलीन कर देना उसे परिणाम कहते हैं। तो परिणाम ही जारणा होती है। द्रुत ग्रास परिणामों, ठीक है, वो बील हो जाए संपूर्ण रूप से, तो जारणा कहलाती है। द्रुत ग्रास परिणामों, इतना याद करना। जारणा के लिए द्रुत ग्रास परिणामों बहुत पूछा जाता है। ये तीन प्रकार की होती है, 3 सीढ़ियां होती हैं, सम्मुख जारणा, निर्मुख जारणा, बीच जारणा, मुख जारणा, इतना नहीं पूछा गया है इसमें। जारणा के लिए द्रुत द्रुत ग्रास परिणामों, ये बहुत याद इंपॉर्टेंट है। जारणा वही विभिन्न यंत्र द्वारा पारद में गंधक आकर जीर्ण कराना है। अब जारणा किसकी करना है? तो गंधक की जारणा बहुत पूछी जाती है और इसी पे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल पूछा जाता है बेटा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विभिन्न यंत्रों द्वारा पारद में गंधक क्षीण कराना, जीर्ण कराना जारणा कहलाती है। 6 गुना सड गुण गंधक का जारणा अवश्य करना चाहिए, 6 गुना जरूर करना चाहिए। जारणा में पारद के भार में कोई वृद्धि नहीं होती, अंडरलाइन कर लेना। जारणा जब भी होती है तो पारद के भार में कोई वृद्धि नहीं होती। पारद में द्रुत ग्रास का जीर्ण होना ही जारणा है, द्रुत ग्रास परिणाम वही जारणा है। जारणा क्रम में सर्वप्रथम ग्रंथक, फिर व्योम मतलब अभ्रक, फिर हेम, फिर नाग और वंग रत गिनती है। तो सर्वप्रथम गंधक की जारणा करते हैं, अंडरलाइन कर लेना। जारणा जब भी होगी तो सर्वप्रथम गंधक की जारणा करते हैं। अब पूछता है अगर समभाग गंधक जीर्ण कर दिया या जारणा कर दी तो क्या होगा? द्विभाग कर दी, त्रिभाग कर दी, चतुर्भाग कर दी, पंचभाग कर दी, षड गुण करनी करनी है। 6 गुना अगर गंधक मिला दी तो क्या होगा? तो गंधक जारणा का फल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार और रस तरंगणी के अनुसार बहुत पूछा जाता है। तो पहले आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार पढ़ लेते हैं। अगर समभाग गंधक जीर्ण करेंगे तो 100 गुना फल मिलेगा। द्विभाग गंधक जीर्ण करेंगे तो सभी कुष्ठों से नाश मिल हो जाएगा। त्रिभाग गंधक जीर्ण करेंगे तो जड़ता का नाश हो जाएगा। चतुर्भाग गंधक जीर्ण करेंगे तो वली पलित का नाश हो जाएगा। पंचगुण गंधक जीर्ण करेंगे तो क्षय का नाश हो जाएगा।
और षड गुण गंध जीर्ण करेंगे तो सर्व रोग हर हो जाएगा। तो आयुर्वेद प्रकाश कहते हैं 100 कुष्ठों की जड़ में वली पलित का क्षय संपूर्ण रूप से। 100 कुष्ठों की जड़ में वली पलित का क्षय संपूर्ण रूप से। 100 मतलब 100 गुना फलप्रद, कुष्ठ मतलब कुष्ठनाशन, जड़ मतलब जड़ता का नाश, वली पलित मतलब वली पलित का नाश, क्षय मतलब क्षय का नाश, और संपूर्ण रूप से मतलब सर्व रोग नाश, ये सर्व रोग हर। 100 कुष्ठों की जड़ में वली पलित का क्षय संपूर्ण रूप से, ये होता है आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार गंधक जाना का फल। रसतरंगिणी कहती है अगर समभाग गंधक जीर्ण किया तो सामान्य रोग का नाशन करेगा, द्विभाग गंधक जीर्ण किया तो महारोग का नाशन करेगा, 3 भाग गंधक अगर जीर्ण किया तो पुंसत्व की वृद्धि करेगा, 4 भाग गंधक जीर्ण कर दिया तो उत्साह, मेधा और स्मृति की वृद्धि करेगा, 5 गुण गंधक जीर्ण कर दिया तो गद संताप का नाश करेगा, और 6 गुण अगर गंधक हमने 6 गुना गंधक जो हमें जीर्ण करना है वो कर दिया तो अद्भुत कार्य करने वाला होगा। तो रस तरंगिणी के अनुसार क्या ट्रिक हो गई? सामान्य महापुरुष उमेश की संतान अद्भुत कार्य करने वाली। सामान्य महापुरुष उमेश की संतान अद्भुत कार्य करने वाली। सामान्य मतलब सामान्य रोग नाशक, महा मतलब महारोग नाशक, पुरुष मतलब पुंसत्व वृद्धि, उमेश मतलब उत्साह, मेधा और स्मृति, संतान मतलब गद संताप नाश करेगा, और पांचवा छठा अद्भुत कार्य करने वाला। तो 2 ट्रिक है, दोनों अलग अलग है। रस तरंगिणी की अलग है, आयुर्वेद प्रकाश की अलग है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो बताएगा कि आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार या रस तरंगिणी के अनुसार द्विगुण गंधक जाना के साथ मिलता है, चार चतुर्गुण। तो ये जब भी कर रखता है पूछता है, और पूछता जरूर है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पार्ट में हमने अभी आपको संस्कार पढ़ा है वो पूछता है, जाना पढ़ा रहे हैं वो पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रुत ग्रास परिणामों बहुत पूछता है, ठीक है, तो ये याद कर लेना। फिर हमने मूर्छना उस दिन पढ़ाई थी आपको कि मूर्छना मूर्छित्वा हरति रुजम, भारत में निश्चित व्याधि नाशक शक्ति का आधान करना मूर्छना कहलाता है। यह श्लेष्म अनिल पित्त दोष सबनी रोगा बहुमूर्छिता, समुच्चय ने कहा था। मूर्छना 2 प्रकार की होती है, या तो सागंध मूर्छना या निर्गंध मूर्छना, ठीक है। सागंध मतलब गंधक के साथ, निर्गंध मतलब गंधक के बिना। सगंध मूर्छना भी 2 टाइप की होती है, साग्नि या निराग्नि, और निर्गंध मूर्छना भी 2 प्रकार की होती है, साग्नि या निराग्नि। तो अगर मूर्छना सागंध मूर्छना है, साग्नि है, तो परपटी जाहिर सी बात है, या कूपी पक्को रसायन। लेकिन रस कर्पूर और रस पुष्प ऐसे 2 द्रव्य हमने पिछली बार पढ़े थे, 2 योग ऐसे पढ़े थे जिसमें गंधक नहीं था। तो एक्सेप्ट रस कर्पूर और रस पुष्प, सारे कूपी पक्को रसायन साग्नि वाले होते हैं और सगंध मूर्छना होती है। लेकिन रस कर्पूर और रस पुष्प, उसमें एक में गंधकाम अम्ल था और एक में क्या था, लवण था। पालक पागल, याद है नहीं याद है? फिर निराग्नि जिसमें अग्नि का यूज नहीं करते हैं, सगंध मूर्छना ही होती है। तो कज्जली, कज्जली में गंधक होता है लेकिन साग्नि नहीं होती, तो कज्जली। अब निर्गंध मूर्छना में अगर अग्नि करेंगे तो 2 जो उधर नहीं थे 2 इधर आ जाएंगे, रस कर्पूर और रस पुष्प। और निराग्नि में मुग्ध रस बहुत पूछता है बेटा। भारत की निर्गंध निराग्नि मूर्छना जो है मुग्ध रस, मुग्ध रस में मैंने बताया था पारद और खटका होता है। या सप्तसालीवटी, सप्तसालीवटी को फिरंग रोग में देते हैं, ये भी बहुत पूछता है। तो निराग्नि निर्गंध मूर्छना जो है वो मुग्ध रस और सप्तसालीवटी है, ठीक है, फिरंग रोग में देते हैं। मूर्छना के भेद, अगर सगंध मूर्छना है तो अंतर्धूम रहेगा तो सर्वांग सुंदर रस बनेगा, बहिर्धूम करेंगे तो रस सिंदूर, और निर्धूम करेंगे तो कजली। तो ये गंध के भी भेद बता दिए गए। फिर पारद मूर्छित रस औषधि की खरली में, खरल में कज्जली, 50 बार पूछा गया है क्वेश्चन। कज्जली खरल में बनती है। त्रिभुवन कीर्ति रस, आरोग्य वर्धनी रट रस, मुग्ध रस, मुग्ध रस भी देखो खरल में बनता है। बसंत कुसुमाकर रस, कर्पूर रस, ये भी खरल में बनता है। योगेंद्र रस, रत्नगिरी रस, रत्नगिरी रस में 1/4 व्यक्रांत होता है, तर्णज्वार में देते हैं। रामबाण रस, यमराज रस, ठीक है, और मृत्युंजय रस, परपटी रसायन में
सारी पर्पटी आ जाएंगी। कुपीपक रसायन में रस सिंदूर, रस कर्पूर, समीर पन्नग रस, मकर ध्वज, सिग्ध मकर ध्वज, हम पिछली बार पढ़ चुके हैं सारे कुपीपक रसायन। और पोटली रसायन में रसगर्भ या हेमगर्भ पोटली। तो ये पारद की औषधियां हैं कुछ। खरली याद रखना, कज्जली खरली होती है, कज्जली कुपीपक को मत लगा देना आके। जब हमने डेफिनेशन जहाँ पढ़ाई थी परिभाषा प्रकरण, उसमें बताया था कज्जली क्या होता है, रसपंख क्या होता है। ठीक है, तो ये मूर्छना के बारे में था। मैं मानता हूँ आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा अगर मैंने ज्यादा कर दिया तो ये आप लोगों के सर के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है, अभी मेरे पास न्यूज आई थी, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है वो टेस्ट दे दे बेटा, क्योंकि आज मैं टेस्ट डिस्कस नहीं करूंगा, कल करूंगा। क्योंकि अभी कुछ बच्चों ने दिया नहीं था, तो कहते सर एक दिन का टाइम चाहिए था। तो वैसे भी मैंने एक दिन का टाइम दिया था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने नहीं किया है। तो कल जो बचा है 3-4 पेज वो पढ़ाऊंगा मैं पहले, और अब इसके बाद सीधे हम महारस पढ़ाएंगे, पूरी टेबल आपको देंगे। ठीक है, तो जो बचा है वो देख लीजिएगा। ठीक है, जो बचा है वो देखेंगे और टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। तो सभी लोग प्लीज टेस्ट दें, भले नंबर कम आए या ज्यादा आए। ठीक है, उसको अपना जो आंसर कार्ड है उसको ग्रुप पे सेंड करें, और फिर हम कल टेस्ट का डिस्कशन करते हैं। जिन लोगों ने नहीं दिया है अभी भी टेस्ट देते हैं रसशास्त्र का। ठीक है, फिर दूसरा टेस्ट हम लगाते हैं। टेस्ट से ये रहेगा कि आपको उतने क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और मैं यही चाह रहा हूँ, मैं यही चाह रहा हूँ कि आपको जितना मैं पढ़ाऊँ उतना, चाहे क्वेश्चन के माध्यम से, चाहे नोट्स के माध्यम से, चाहे रेगुलरिटी में, आपको वो रट जाए। वो रट जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज का और समय है, आज टेस्ट दीजिए आप, और हम कल जो 3-4 पेज, 1 2 3 3 पेज जो बचे हैं, इसको पढ़ने के बाद, 3 पेज पढ़ने के बाद हम टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, और फिर जिसको जो क्वेरी है वो पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आपके पास समय है, आप टेस्ट दे लीजिए, हम कल टेस्ट का डिस्कस करते हैं। किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है स्टूडेंट्स, कोई क्वेरी अगर हो तो। ठीक है स्टूडेंट्स।